अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास, जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं बेसिकली वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था इनकैप्सुलेशन, और इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस ऑन अ हाई लेवल बेसिकली नेम खुद से ही इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास एक क्लास है, अगर आप चाहे उसे रीयूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से कि आपने अब एक चाइल्ड क्लास के अंदर कैसे कि उस चाइल्ड क्लास को जब आप डिफ़ाइन कर रहे हैं तो आप उस पेरेंट क्लास को एक पर्टिकुलर सिंटैक्स के अंदर डिफ़ाइन करें, तो ऑटोमेटिकली उस पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड का आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। अब इनहेरिटेंस यूज़ क्यों कर रहे होते हैं भाई? जाहिर सी बात है, एक पेरेंट क्लास मैंने लेट्स सपोज क्रिएट की जिसके अंदर कुछ फंक्शंस थे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी चाइल्ड क्लास के पास भी उन्हीं फंक्शंस का एक्सेस हो। तो इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग या हार्ड कोडिंग वही सिंटेक्स, what I'm going to do is I will basically inherit the particular class। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। अब इनहेरिटेंस बेसिकली अगेन उसके चार पिलर के अंदर से एक मेजर पिलर है। ठीक है। फिर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की। ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। एज नेम इंडिकेट्स, सिंगल में हम एक पेरेंट क्लास के थ्रू इनहेरिटेंस कर रहे होंगे, मल्टीपल के अंदर हम एक से ज़्यादा क्लासेस यूज़ कर रहे होंगे सब क्लास को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ अब हम अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कोड कोड लेवल। फिर यहाँ पे एक चीज़ है हमारे पास सुपर फंक्शन। अच्छा, सुपर फंक्शन को समझने के लिए इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ऑन अ हाई लेवल क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक क्लास बनाई हुई है, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, और इसे हम देखते हैं थोड़ी देर में। लेकिन जनरली इसकी सिर्फ एक मरतबा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो सुपर फंक्शन इज यूज टू कॉल मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास। अच्छा, ये फंक्शन है जो कि यूज होता है टू कॉल मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास। ओके, एग्रीड, कोई मसला नहीं है। इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल इन द कंस्ट्रक्टर। ठीक है। ये यूजफुल है किसमें? कंस्ट्रक्टर में, टू इनिशियलाइज एट्रीब्यूट फ्रॉम द पेरेंट क्लास। ठीक है। अब इसको मज़ीद हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिर है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग अकर्स मैंने सब क्लास। ठीक है। जब एक सब क्लास प्रोवाइड करें एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट्स ऑलरेडी डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास, ये सुपर क्लास, कि सब क्लास एक मेथड या एक इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन करे किसके लिए? आ, अब सॉरी, किसके लिए नहीं बल्कि सेम नेम के साथ वो डिफाइन करे वो मेथड जो कि पेरेंट क्लास में ऑलरेडी डिफाइन है। तो पेरेंट क्लास का मेथड ओवरराइड हो जाएगा विद जो चाइल्ड क्लास ने डिफाइन किया। ठीक है। तो ये जनरली मेथड ओवरराइडिंग है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे एक सिंटैक्स है सिंगल इनहेरिटेंस का। देन वी हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस का केस है, और फिर सुपर और मेथड ओवरराइडिंग का। और फिर यहाँ से चल के हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं कोड बेस में। ज़रा क्लीन अप करता हूँ उससे और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम है एनिमल। ठीक है। ये वही मैं एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ जो बेसिकली कोड बेस में हमारे डिफाइन है, हमारी नोटबुक में डिफाइन है, ताकि जब आप खुद से पढ़ने बैठे तो आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, कोई भी क्लास डिफाइन करें, कंस्ट्रक्टर मेथड लगाना नेसेसरी है। ठीक है। इनिशियलाइज किया, इसमें बेसिकली मैं पास करता हूँ पैरामीटर नेम। अब यहाँ से आगे चलते हैं। मैंने किया सेल्फ डॉट नेम, मेरे पास बराबर है नेम भी। ठीक है। और यहाँ पे हम एक मेथड डिफाइन करते हैं स्पीक का। ठीक है। स्पीक इन जनरल कुछ भी नहीं कर रहा, ये रिटर्न कर रहा है क्या चीज़? फंक्शन स्ट्रिंग सेल्फ। ये सही है क्योंकि मुझे एक्सेस चाहिए स्पीक्स। और इसे मैं नेम देता हूँ पेरेंट क्लास का। अच्छा, आई होप इसमें कोई क्लैरिफिकेशन की नीड हो नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक सी क्लास मैंने क्रिएट की है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम सब क्लास के अंदर। सब क्लास इन जनरल सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है? सब क्लास जो मुझे डिफाइन करनी है, क्लास का कीवर्ड यूज़ किया, लेट्स सपोज इट्स लॉग। और अगर मुझे इनहेरिट करनी है उसमें कोई भी क्लास तो मैं पैरेंथेसिस डिफाइन करूंगा और फिर पेरेंट क्लास का नेम डिफाइन करूंगा। ठीक है।
बाय डिफ़ॉल्ट मैं पास की को डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई भी लॉजिक या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देन आई नीड टू डिफाइन एन एनिमल और फिर मैं पेरेंट क्लास इनिशियलाइज़ करवाता हूँ यहाँ पे, इसका नाम है यहाँ पे लेट्स सपोज़ फिश एंड देन आई हैव डॉग, ठीक है, जिसको मैंने इनिशियलाइज़ किया चाइल्ड क्लास के थ्रू और मैंने इसका नाम रख दिया टॉमी। ओके, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ दोनों के स्पीक मेथड्स को। सो एनिमल डॉट स्पीक and then we have parent dog1 dot speak, right? Let's see if that works. अच्छा, एक एक स्टेटमेंट जो अभी हमने पढ़ा था सुपर मेथड से रिलेटेड, ठीक है, उसको अभी हम कंसिडर करेंगे। इससे पहले हम जो है ना थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेते हैं अगर इसमें कोई मसला है तो बेसिकली हमने क्लास डिफाइन की, हमने चाइल्ड क्लास इनहेरिट की पेरेंट क्लास से, हमने इसमें नेम पास किया दोनों के अंदर और दोनों के अंदर स्पीक मेथड मुझे एक्सेसिबल है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है द सुपर फंक्शन इज यूज्ड टू कॉल मेथड्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास। अब आपका सवाल ये बन सकता है कि यार चाइल्ड क्लास मैंने इनिशियलाइज की और मैंने सुपर मेथड यूज़ नहीं किया, स्टिल जब मैं स्पीक का मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो वो पेरेंट के मेथड को यूटिलाइज कर रहा है या पेरेंट के मेथड को कॉल कर रहा है। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, या इसके पीछे लॉजिक क्या है? सिमिलरली यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट फ्रॉम द पेरेंट क्लास। अब अगर मैंने सुपर मेथड चाइल्ड क्लास में यूज़ ही नहीं किया, ठीक है, ना मैंने कोई इनिट कंस्ट्रक्टर कॉल किया ना मैंने इनिशियलाइज किया, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि डॉग क्लास के पास नेम का एट्रीब्यूट और स्पीक का मेथड भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये पॉसिबल है कंफ्यूजिंग हो, लेकिन इसे हम फर्दर इसको डिबंक करते हैं, ठीक है। अब ये क्या ये रहा है या ये किस चीज़ में वैलिड है, किस कंडीशन में वैलिड है? अगर मेरी डॉग क्लास के अंदर इनिट यानी कंस्ट्रक्टर का मेथड डिफाइन नहीं है या वो मेथड जो पेरेंट क्लास के पास ऑलरेडी है और चाइल्ड क्लास के अंदर वो मैंने डिफाइन नहीं किया, ऑटोमेटिकली क्योंकि मैं वो चीज़ इनहेरिट कर रहा हूँ, जब भी मैं उस मेथड को कॉल करूँगा, अगर चाइल्ड क्लास में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो रेफर या रेफरेंस किसकी तरफ करेगा? पेरेंट क्लास की तरफ। दैट मीन्स कि अगर मैंने क्लास डिफाइन की डॉग इनहेरिट हो रही है एनिमल से, ठीक है, इसका अपना कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये रेफर करेगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को विदाउट द नीड टू यूज इनिट, सॉरी विदाउट द नीड टू यूज द सुपर फंक्शन, ठीक है। अब सुपर फंक्शन का कमाल, ये सुपर फंक्शन का यूज केस तब है जब मैं चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन खुद से डिफाइन कर, ठीक है। नाउ अब हम इस केस को लेते हैं और फिर यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ सेल्फ डॉट एज और यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एज। अब यहाँ पे आपको समझ आएगा कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ बेसिकली डॉग1 डॉट नेम एंड प्रिंट डॉग1 डॉट एज। ओके, लेट अस ट्राई टू कंपाइल इट। अब ये देख रहे हैं एट्रीब्यूट एरर, एट्रीब्यूट एरर कहाँ आ रहा है? स्पीक पे। चले स्पीक को थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं। एट्रीब्यूट एरर कहाँ पे? नेम पर, ठीक है। डॉग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम। अब थोड़ा सा समझते हैं, चीज़ों को लिंक करते हैं। हुआ क्या, जब मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन चाइल्ड क्लास का डिफाइन किया तो यहाँ पे प्रिंसिपल लेट सपोज अप्लाई हुआ मेथड ओवरराइडिंग का। तो चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, जब पाइथन ने कंपाइल किया तो देखा कि यार कंस्ट्रक्टर तो ऑलरेडी डिफाइन है, तो उसने चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को स्किप कर दिया। अब नेम क्योंकि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में डिफाइन है, इसलिए डॉग की क्लास के पास नेम की प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं। यह खेल है अब सुपर मेथड का। अब मैं क्योंकि चाह रहा हूँ, मेरा यूज़ केस ऐसा बन गया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कंस्ट्रक्टर पेरेंट का भी चले और फिर चाइल्ड का भी चले। जब पेरेंट का चलेगा तो यूटिलाइज करेगा या एट्रीब्यूट असाइन करेगा नेम, और जब चाइल्ड का एग्जीक्यूट होगा तो एट्रीब्यूट असाइन करेगा एज। नाउ इन दैट केस आई नीड टू यूज सुपर, ठीक है। अब मैं सुपर मेथड को यूज़ करूँगा और अब जब मैं ये चीज़ करूँगा, ठीक है, अब मैं क्योंकि मुझे नेम की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नेम डिफाइन कर देता हूँ।
अब क्या होगा, पाइथन कोड कंपाइल करेगा तो चाइल्ड क्लास के पास ऑलरेडी अवेलेबल है इनिट का मेथड, पाइथन उसको कॉल करेगा। देन मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे डिफाइन किया कि यार मुझे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना है, किसके थ्रू, इस सुपर फंक्शन के थ्रू। क्योंकि सुपर फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है, पाइथन ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे रेफरेंस करेगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी हम पास करें नेम की, तो ऑटोमेटिकली इस नेम की प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करवा देगा जब हम क्लास यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाना, ठीक है। एंड देन एज बिलोंग्स टू डॉग इटसेल्फ, राइट। सो यहाँ पे आप करेक्शन हम करते हैं, पहला एट्रीब्यूट हो गया नेम एंड सेकेंड एट्रीब्यूट हो गया उसकी एज। एंड नाउ इफ आई डू compile this code, now this dog class have both the property Tommy and 20 as well, right? Similarly, let's suppose मैं यहाँ पे जाता हूँ और डिफाइन कर देता हूँ स्पीक का मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे जाके सेल कोड देख ले लेते हैं, बट यहाँ पे जाके मैं प्रिंट कर देता हूँ दिस इज नो स्टे अवे। और हम स्पीकिंग मेथड को भी अनब्लॉक कर देते हैं। अब देखें हुआ क्या, पेरेंट क्लास के पास ऑलरेडी स्पीक का मेथड था, चाइल्ड क्लास ने उस चीज़ को रीडिफाइन किया। अब क्योंकि रीडिफाइन किया है इसलिए पेरेंट की एग्जीक्यूशन ओवरराइड हो जाएगी चाइल्ड की एग्जीक्यूशन से। इससे हो रहा क्या है कि जब मैं चाइल्ड के मेथड स्पीक को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है दिस इज द डॉग स्टे अवे, इंस्टीड इंस्टेड कि मेरे पास आए डॉग टॉमी स्पीक्स, राइट। अब अगेन यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज हुआ और यहाँ पे हमने सुपर मेथड का एक्चुअल एक्शन में देख लिया। अब लेट्स सपोज देयर इज अ केस कि मैं चाहता हूँ कि यार पेरेंट का भी वो पर्टिकुलर मेथड कॉल हो। अगेन व्हाट आई द टूल दैट आई हैव इज सुपर। मैंने सुपर को यूज़ किया, मैंने कॉल किया स्पीक एंड देन क्योंकि रिटर्न करा वैल्यू तो मैं यहाँ पे प्रिंट का स्टेट में लगाऊंगा ताकि मैं वैल्यू कंसोल में देख सकूँ। एंड नाउ लेट्स सी फिश स्पीक्स एंड व्हेन डॉग स्पीक्स फर्स्ट टॉमी स्पीक्स एंड देन दिस इज द डॉग स्टे। तो अगर अब हम समझें तो हुआ क्या, सुपर मेथड तब यूज़ कर रहे हैं जब हम ओवरराइड कर रहे हैं पेरेंट क्लास की किसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन, ठीक है। उस केस में अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरीके से एक्सेस कर लूँ पेरेंट क्लास के मेथड को, मैं सुपर के फंक्शन को कॉल करते हुए उस डॉट करके रेफरेंस करूँ उस पर्टिकुलर मेथड नेम का, तो मैं बेसिकली पेरेंट क्लास के मेथड्स को उस एग्जीक्यूशन को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था बेसिकली इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग एंड सुपर फंक्शन का, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल या एक पर्टिकुलर केस जो है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ठीक है। बिल्कुल आसान है। अ, हम यहाँ पे काम करते हैं, दो क्लासेस और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कोड ब्लॉक एक क्रिएट करता हूँ, ठीक था। चल एनिमल कैन फ्लाई, then let's add a fly method, can swim, ठीक है। अब इन दोनों क्लासेस को यूज़ करते हुए मैं अगर एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करना चाहूँ, लेट्स सपोज डक, ठीक है। तो डक अगर है दोनों इनहेरिटेंट होंगे, एनिमल कैन फ्लाई एंड देन एनिमल कैन स्विम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको पास करूँ थोड़ी देर के लिए एंड लेट्स सपोज क्रिएट डक इंस्टेंस एंड देन दिस इज द डक, नेम मैंने पास कर दिया लेट्स सपोज duck, and now let's print duck dot fly and print duck dot
swim. See, okay. It is saying duck has no object uh, available for swim. Okay. So, mistake हो गई. Okay, that should work. Okay. Duck can fly and duck can swim as well. So similarly, जो मैंने किया था basically यहाँ पे animal can fly, animal can swim, दोनों प्रॉपर्टीज़ या दोनों क्लासेस इनहेरिट हो गए, ठीक है, और दोनों की प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस एंड जो मेरी सब क्लास है उसके पास अवेलेबल है. तो ये केस हो गया एक बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस का. यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से हुआ हुआ है. तो मोर और लेस इस सी से रिलेटेड है. अच्छा, मज़ीद हम इसको रिव्यू कर लेते हैं. यूजिंग सिपर एंड मेथड ओवर राइडिंग. तो ये केस अभी हमने देखा इन डिटेल, तो इसे फर्दर कवर करने की नीड नहीं है. सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग सुपर मेथड ओवर राइडिंग ऑलरेडी हम देख चुके हैं. की टेक अवेज, इनहेरिटेंस अलाउज द क्लास टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट्स. या ये हम देख चुके हैं. मेथड ओवर राइडिंग अलाउ क्लास टू specific implementation of a method define its superclass. So I guess हम ये भी देख चुके हैं. ठीक है, मोर और लेस हम ये टॉपिक एज पर दी नोटबुक हम कवर कर चुके हैं. लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं अभी भी जो कि हमें देखने की ज़रूरत है. ठीक है, और वो क्या है वो अभी हम देखते हैं. तो अब यहाँ पे आते हैं और हम एक कोड ब्लॉक क्रिएट करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे अब बेसिक एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं क्लास ए. ठीक है, इसमें एक फंक्शन है लेट्स सपोज शो का, जो कि एक्सेप्ट करता है आपका सेल्फ पैरामीटर एंड देन इट प्रिंट्स ए. राइट, ये हो गई पेरेंट क्लास. स्टोरी इन स्ट्रिंग एंड देन नेक्स्ट थिंग इज क्लास बी. ठीक है, बी को हम क्या कहते हैं, बी इनहेरिट करी ए से. ठीक है, अब मैंने किया डेफ शो. यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग का मैं कौन सा भी यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, सेल्फ एंड देन इट शुड प्रिंट बी. ओके, अच्छा एक तीसरी क्लास ले लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, सी, जो कि ए से ओवरराइड हो रही है. एंड देन डेफ शो self, right? And then there should be C. Okay. अब यहाँ पे हम एक केस क्रिएट करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस का. ठीक है, अब यहाँ पे क्लास है डी जो कि इनहेरिटेड हो रही है दोनों बी और सी से. ठीक है, और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं पास. ठीक है, यानी इसकी कोई अपनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. मैं एक जो क्रिएट करता हूँ यूजिंग डी. ठीक है, और डी के अंदर मुझे कुछ चीज़ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, प्रिंट करते हैं हम ऑब्जेक्ट डॉट शो. अब हमें ये सोचना है कि यार कौन सा शो का मेथड कॉल होगा, आया वो बी का है या सी का है या ए का है. ठीक है, ये चीज़ है कंफ्यूजन और ये चीज़ समझना ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यार इसका आंसर क्या है, बी. और अब सोचते हैं कि यार बी क्यों आया. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. इसको अगर मैं इवन अगर प्रिंट ना भी करूँ तो ये प्रिंट का स्टेट ऑलरेडी है. ओके, अब ये चीज़ क्रिटिकल है, यहाँ पे समझते हैं. इस पर्टिकुलर सेम नेम के मेथड को रिजॉल्व करने के लिए पाइथन के अंदर काइंड ऑफ एक कन्वेंशन यूज होती है. ठीक है, इसको हम कहते हैं एम आर ओ. ठीक है, एम आर ओ स्टैंड फॉर मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर. अब इसका मतलब क्या है, ये डिफाइन करता है कि हाउ क्लास विल बेसिकली प्रिंट और हाउ द एग्जीक्यूशन विल हैपन. ठीक है, एग्जीक्यूशन इन अ सेंस कि यार कौन सा मेथड पहले एग्जीक्यूट होगा, ये जो हायरार्की है वो किस तरीके से चलेगी. अच्छा, एक चीज़ जो कंसिडर करने की है वो क्या चीज़ है, वो ये है कि भाई एम आर ओ काम करता है लेफ़्ट टू राइट पे. ठीक है,
इसका मतलब क्या है ये अभी हम देखते हैं। लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स कि यार अगर मैं डी की क्लास की बात करूँ तो सबसे पहले चेक करेगा डी में कि क्या डी के पास शो का मेथड अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी लाइक बी एंड देन सी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। सबसे पहले हम चेक किया डी कंटेन्स शो, if not then does B contains show, if not then does contains show। ठीक है, अब ये शो मेथड की बात कर रहे हैं। देन अगेन ये चीज़ कॉपी करेंगे, आखिर में जाइए ए के पास। ठीक है, तो ये किस तरीके से चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डी देन बी देन सी एंड देन ए, राइट। अगर मैं इनहेरिटेंस के अंदर बेसिकली बी और सी की पोजीशन को रिप्लेस कर दूं, then the output will be C, because now from left to right C comes first, then B is there, right। so अगर मैं इसको चेंज कर दूंगी इस तरीके से और अब मैं प्रिंट करूं तो ये देखें C आ रहा। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि अगर मैं इन दोनों के पास पास करूं, पास this, then eventually it's going to print it, right। so that's how the method resolution order is working। जिस तरीके से आपने सिंटेक्स लिखा है इनहेरिटेंस का, उसी को फॉलो करेगा वो लेफ्ट टू राइट, और चेक करेगा भाई अगर पहले मेथड में है तो ठीक है, अगर उसके बाद है तो ठीक है, अगर उसके बाद है तो ठीक है। इस तरीके से चेक करते करते वो हियरार्की की टॉप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये जो चेनिंग है, मेथड चेनिंग, और ये जिस तरीके से रिजॉल्व हो रही है, इसे हम कहते हैं मैप। ठीक है, अ, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि यार आइडियली पाइथन इसे कैसे रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है, पाइथन की टर्मिनोलॉजी के अंदर, तो मेरे पास एक ऑप्शन है जिसमें मैं लिख सकता हूँ लेट्स सपोज उस पर्टिकुलर क्लास का नाम दैट्स हमारे केस में डी है, और फिर हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं आरो। ठीक है, और अगर मैं इसे प्रिंट करूँ फॉर एन इंस्टेंस, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। फर्स्ट इट इज़ डी, देन इट इज सी, देन बी एंड देन ए, राइट, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो है वो आपका एमआरओ का मेथड काम कर रहा होता है। इस तरीके से जो डुप्लीकेट मेथड हैं वो इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को फॉलो करते हुए बेसिकली एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट इस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ थी जो हमें देखनी थी। इसके अलावा आई गेस इस टॉपिक में मज़ीद कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, और बाकी अगर कुछ हुआ तो वो हम फर्दर उसको फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आई गेस यहाँ पे हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर दूसरे टॉपिक्स को लेते हुए चलेंगे।